आज का हमारा विषय रहेगा मॉन्टेस्क्यू के राज्य और शासन संबंधी उसके विचार। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक अवधारणाओं और स्थितियों का अध्ययन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए और वो विचार कई संदर्भ में आमूलचूल परिवर्तनकारी थे। वह आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका के लिए और उनके संविधानों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रेरणा का स्रोत रहे, चाहे वह लोकतंत्र की स्थापना हो, चाहे वह शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत हो या उसके सापेक्षतावाद का सिद्धांत रहा हो। उसके राज्य संबंधी विचार भी देखें तो वह तत्कालीन समय और पूर्व के विचारकों से काफ़ी पृथक हैं और वह अंधानुकरण में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने विचार दिए और वो विचार उसके तत्कालीन समाज और ऐतिहासिक दृष्टि से उसके विशद अध्ययन पर आधारित रहे। राज्य संबंधी उस विचारों की जब हम बात करते हैं तो अगर संक्षिप्त में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक दृष्टि से शक्ति सिद्धांत को राज्य की स्थापना का आधार मानता है, यानी जिसके पास बल था उसने अपनी शक्ति एकत्रित की और उसके आधार पर दूसरे लोगों को अपने अधीन किया और उसके आधार पर फिर राज्य की स्थापना हुई। इस दृष्टि से मॉन्टेस्क्यू तत्कालीन समय में प्रचलित विचारों यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, जो कि हॉब्स और अन्य कई विचारकों ने तत्कालीन समय में दिया था। उसके अनुसार समाज की स्थापना, राज्य की स्थापना विशेष परिस्थितियों और वातावरण में होती है और कौन सी परिस्थितियां तत्कालीन समाज, देश, काल में विद्यमान है, उसके आधार पर राज्य की स्थापना होती है और राज्य में किस तरह की शासन प्रणाली प्रचलित रहेगी वह भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों और अन्य बहुत सारे विषयों पर निर्भर करता है। प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, राज्य विहीन अवस्था में रहता था, परंतु सुरक्षा की आवश्यकताएं बढ़ती गई और मनुष्य एकत्र होना शुरू हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से जब एकत्र रहना शुरू किया तो विभिन्न आवश्यकताओं के कारण आपस में संघर्ष भी हुए, चाहे वो सुरक्षा संबंधित रही हो, चाहे उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित रही हो। तो इस आपसी संघर्ष ने शक्तिशाली व्यक्तियों को मौका दिया कि वे निर्बलों को दबा सकें और उसके आधार पर धीरे धीरे समाज एक शासक और शासित वर्ग में परिवर्तित हो गया और राज्य की स्थापना हुई। अब वह शासन का वर्गीकरण भी करता है, परंतु वर्गीकरण में भी वह पुरातन वादी जो प्रणाली चली आ रही है, जो अरस्तु ने दिया उसको फिर पॉलीबियस सिसरो ने मॉडिफाई किया और उसके बाद अन्य अनेक विचार को थॉमस एक्विनोस से लेके और पेडुआ से लेके अन्य विचार को उसको थोड़ा बहुत संशोधित करते हुए ग्रहण कर लिया। तो वह उसकी तरफ नहीं जाता है, वह अपना तीन प्रकार से तीन भागों में वर्गीकृत करता है शासन प्रणालियों को, और उसमें सबसे पहले है गणतंत्र, फिर है राजतंत्र और तीसरा है निरंकुश तंत्र। तो गणतंत्र व्यवस्था वह है जहां सत्ता या शक्ति लोगों के हाथ में रहती है। राजतंत्र में एक व्यक्ति कानूनों के माध्यम से शासन करता है और निरंकुश तंत्र में एक व्यक्ति निरंकुश होकर कानूनों की उपेक्षा करते हुए शासन करता है। अब जो गणतंत्र है वो उसको मॉन्टेस्क्यू दो भागों में बांटता है, एक तो लोकतंत्र और दूसरा कुलीन तंत्र। ये उसका नया वर्गीकरण है। और लोकतंत्र और कुलीन तंत्र में बांटने के पश्चात वह बताता है कि लोकतंत्र ज़्यादा सटीक प्रणाली है, ज़्यादा सही प्रणाली है, और क्योंकि उसका आधार सील होता है। मॉन्टेस्क्यू
इस विश्लेषण में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शासन प्रणाली या शासन तंत्र की विशेषताओं को भी इंगित करता है। उसके अनुसार गणतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण और आधारभूत उसका जो सिद्धांत है वह सील है। और गणतंत्र में भी चूंकि वो दो भाग करता है, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। तो जो लोकतंत्र है उसमें सील अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट होता है और सील का तात्पर्य वह विस्तृत रूप में लेता है। उसमें वो समानता भी शामिल करता है, उसमें वह राजनीतिक ईमानदारी, देश प्रेम, बलिदान, त्याग की भावनाएं भी वो सम्मिलित करता है और ये लोकतंत्र में प्रकट होता है। और इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने हितों के प्रति जागरूक होती है और लोकतंत्र का अस्तित्व लोगों के पारस्परिक सद्व्यवहार पर निर्भर करता है, अतः उसमें सील होना अति आवश्यक हो जाता है। कुलीन तंत्र में भी सील होता है परंतु वह संयमित होता है, उतना नहीं होता जितना कि सील की भावना लोकतंत्र में पाई जाती है। परंतु फिर भी व्यक्तियों का और खासकर कुलीन वर्ग का दूसरे वर्गों के प्रति व्यवहार संयत होता है, नियंत्रित होता है, अत्याचारों का उसमें बोलबाला नहीं होता। अब इसके अलावा वह राजतंत्र के संदर्भ में भी आता है और राजतंत्र के बारे में मानता है कि वहाँ सबसे प्रमुख आधारभूत सिद्धांत और उसका प्रमुख गुण उसकी विशेषताएं हैं, उसका गौरव और सम्मान की विशेषता है। तो राजतंत्र में गौरव का गुण पाया जाता है, सम्मान का गुण पाया जाता है और वह यह भावना ही लोगों को एकत्रित रखती है। निरंकुश तंत्र का आधार वो बताता है कि प्रमुख आधार भय है, क्योंकि शासक के भय के कारण ही प्रजा एकत्रित रहती है। और जहाँ राजतंत्र कानून सम्मत शासन होता है वहाँ निरंकुश तंत्र कानून विहीन होता है। तो कानूनों का इतना महत्व नहीं है निरंकुश तंत्र में। अब उसके अनुसार कोई भी शासन व्यवस्था तभी तक चलती है जब तक उसमें वो मूल गुण या आधारभूत नियम पाया जाता है। तो लोकतंत्र तब तक कायम रहेगा जब तक उसमें सील का गुण हो, कुलीन तंत्र तब तक कायम रहेगा जब तक उसमें सील संयत रूप से विद्यमान हो, राजतंत्र तब तक विद्यमान रहेगा जब तक कि उसमें सम्मान और गौरव की भावनाएं बनी रहे लोगों में, और निरंकुश तंत्र तब तक कायम रहेगा जब तक कि शासक का भय बना रहे। तो इन आधारों पर वह मानता है कि विभिन्न शासन प्रणालियों में अपने अपने गुण होते हैं और समय काल परिस्थिति के अनुसार अगर ये गुण बने रहते हैं तो वो व्यवस्था बनी रहेगी, और समय के साथ अगर इन गुणों का अभाव हो जाता है तो वो व्यवस्था फिर नहीं बनी रहती। इसके बाद हम देखते हैं कि वह शासन प्रणाली को धर्म के आधार पर भी जोड़ता है। उसके अनुसार लोकतंत्र और प्रोटेस्टेंट धर्म, राजतंत्र और रोमन कैथोलिक धर्म, निरंकुश तंत्र और इस्लाम, इसमें संबद्धता पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है? स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी इच्छाओं को प्रकट करने की अनुमति देता है और इस कारण प्रोटेस्टेंट धर्म लोकतंत्र का समर्थक हो जाता है। रोमन कैथोलिक राजतंत्र का समर्थक रहा है, उसके आधार पर वह राजतंत्र के लिए सही वातावरण उपस्थित करता है। अतः विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन मॉन्टेस्क्यू ने सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आधारों पर किया है और वह उसकी शासन प्रणाली में भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। किसी भी शासन प्रणाली को मॉन्टेस्क्यू ने पूर्ण रूप से सही नहीं माना है और इस संदर्भ में वो सापेक्षतावाद के विचार को अपनाता है। उसके अनुसार कोई भी शासन प्रणाली पूर्णतः सही नहीं है और समय काल परिस्थितियों के अनुसार कोई भी शासन व्यवस्था सही रूप से चल सकती है या समय काल परिस्थिति के आधार पर कोई भी व्यवस्था या शासन तंत्र का पतन भी हो सकता है। इस संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू
जो सिद्धांत उसने जो एक अपना महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किया है वह यह भी है कि वह गणतंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र को क्रमशः प्रकाश, गोधूलि और अंधकार से तुलना करता है। यानी कि जो गणतंत्र है वह प्रकाश के समान है, राजतंत्र है वो गोधूलि के समान है और निरंकुश तंत्र अंधकार के समान है। इस तुलना का कारण क्या है? उसके अनुसार गणतंत्र में व्यक्ति के मानसिक विकास के सुअवसर प्राप्त होते हैं और वो इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का वातावरण होता है, समानता का वातावरण होता है, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलते हैं, अतः वह प्रकाश के समान है। राजतंत्र एक आवश्यक व्यवस्था है और तत्कालीन परिस्थितियों में मोंटेस्क्यू राजतंत्र का समर्थन भी करता है क्योंकि उसके अनुसार राजतंत्र तत्कालीन यूरोप में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जरूरी था और जो वहाँ पे उस समय अव्यवस्था और अराजकता का दौर था उसे शांत करने के लिए राजतंत्र ही उसे सही विकल्प लगा। निरंकुश तंत्र का वह ज़्यादा समर्थन वह नहीं करता। अब उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार भी हैं जो उसने स्पिरिट ऑफ लॉज में दिए हैं और उसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संबंधी विचारों का एक महत्वपूर्ण भाग यह भी है कि उसी के ऊपर उसके जो विचार निहित हैं शक्ति पृथक्करण के, वह इसी स्वतंत्रता की अवधारणा से काफ़ी हद तक प्रेरित भी है। तो वह स्वतंत्रता को भी कुछ भागों में विभाजित करता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता के विशेषकर दो भाग हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का अधिकार है जो कानून प्रदान करता है और अगर कानून के द्वारा प्रदत्त कार्यों को से परे जाके, कानून द्वारा जो अनुमति प्राप्त कार्य उनसे परे जाके कोई कार्य किए जाएं तो समाज में व्यवस्था नहीं बनी रहती और अव्यवस्था की उत्पत्ति होती है। अतः कानून आवश्यक है और स्वतंत्रता वही है जो कानून के अनुसार और कानून सम्मत कार्य करे। तो स्वतंत्रता के जो उसने दो भाग विभाजित किए हैं, स्वतंत्रता के जो प्रकार उसने बताए हैं, नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इन प्रकारों में अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता उसके अनुसार राज्य के द्वारा अनुमति दिए जाने वाले कार्यों को करने को ही वह राजनीतिक स्वतंत्रता मानता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो फिर दूसरे व्यक्ति भी करेंगे और निरंतर रूप से अगर व्यक्ति कानून के उल्लंघन करने लग जाए, एक व्यक्ति और फिर उसके और उसी के समान अन्य व्यक्ति भी करने लग जाएं, तो समाज में असुरक्षा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उसे बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी और पुनः उसका नियंत्रण दमन से और सख्त कानूनों से ही किया जा सकेगा। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता वही है जो राज्य द्वारा कानूनन रूप से जिन कार्यों को करने की अनुमति है वही राजनीतिक स्वतंत्रता है। जब वो नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है तो उसका तात्पर्य है कि नागरिकों के मध्य आपसी संबंधों की क्रियान्विति के संदर्भ में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है वह उसी के संदर्भ में नागरिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। अब नागरिक स्वतंत्रता का उदाहरण देते हुए बताता है कि जैसे दास व्यक्ति है, तो अगर एक व्यक्ति दास है तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जब नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिकों के आपसी संबंधों से है, तो अगर आपसी संबंध समानता के आधार पर नहीं होंगे और किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वह अपना विकास नहीं कर पाएगा और न ही स्वतंत्र रह पाएगा। अतः नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति के आपसी संबंधों को निर्धारित करती है और इस संदर्भ में वो मानता है कि जैसे दास प्रथा जैसी चीज़ें या प्रथाएं समाज में समानता
की विरोधी हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता की विरोधी हैं, अतः दास प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। तो खुल के वह दास प्रथा के विरोध में आता है। जो प्रथा अमेरिका में 20वीं शताब्दी तक बनी रही, उसको वह उसी समय खारिज कर देता है। जिस प्रथा का अरस्तु ने समर्थन किया था, उस प्रथा का वह प्रबल रूप से विरोध करता है। यही उसकी वैचारिक तीक्ष्णता है और वह भी एक कुलीन परिवार में जन्म लेने के उपरांत वह खुले रूप में दास प्रथा को समाप्त करने का समर्थन करता है। और तो ये यही साबित करता है कि वह अपने आसपास की परिस्थितियों से बिना हिचके, बिना प्रभावित हुए एक निरपेक्ष राजनीतिक विचारक के रूप में उसने जो सिद्धांतों का अध्ययन किया वह, और उसके आधार पर जो राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया और उसके आधार पर जिन राजनीतिक सिद्धांतों की सृष्टि की, वह उसके वैज्ञानिक सोच और उसकी व्यापक दृष्टि को परिलक्षित करती है।